ये आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं और आज की क्लास में मैं आपको एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाने वाला हूं और लास्ट कंडीशन है ये। इसके बाद हमें इस टाइप का कोई प्रोसेस नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे, मैंने जो पढ़ाया उसे आप रिवाइज कर रहे होंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रॉम मॉड्यूल एंड जो भी आपके पास साइड बुक है उससे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो अभी बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे क्या सोचते हैं अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस और उनका सोचना वो गलत है, वो मैं पहले प्रूफ करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट इज इक्वल टू होता है बच्चों 0। ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन वर्क डन होता है। पहली बात तो ये कि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझ लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो हीट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम का एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर अगर सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम हुआ तो टेम्परेचर कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि सर हीट 0 है तो टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने बोला था कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर हीट का ट्रांसफर नहीं है तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक तो ये होता है कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा है कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके बावजूद भी अगर हम एडियाबेटिक कंटेनर ले लेंगे, एडियाबेटिक कंटेनर अगर आप ले लेंगे तो इन केस ऑफ एडियाबेटिक कंटेनर हीट का एक्सचेंज नहीं होता अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके बावजूद भी। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे Q इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी बात, यहां पे कंसेप्चुअल बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कंसेप्चुअल बात ये बच्चों कि वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब कहां जाएगा, अपवर्ड। कौन, पिस्टन। वर्क डन बाय द सिस्टम पिस्टन अपवर्ड मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब वर्क करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, मेरा कंज्यूम होगा, तो हमारा एनर्जी कंटेंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। और अगर हमारे बॉडी का, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा एनर्जी कंटेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये बात आप ध्यान रखें। और दूसरा क्या हो गया बच्चों कि अगर सिस्टम पे हमने वर्क किया तो किधर वॉल्यूम डिक्रीजेस, एनर्जी कंटेंट व्हाट इंक्रीजेस, और एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होगा तो उस केस में उसका टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब सिस्टम वर्क करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और जब सिस्टम पे वर्क होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट इज वर्क डन जब निगेटिव आएगा तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, और जब भी वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो हम उसे बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और उस केस से बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कहानी है बच्चों कि जब आप को पूछा जाए कि वर्क डन बाय सिस्टम में क्या हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम में यह है कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसका एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। दूसरा है कि जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी उसका बढ़ता जाएगा। ये बात याद रखना। अब इसके बाद आगे की बात ये बच्चों, एक वर्ड है हीटिंग और कूलिंग। अब देखो अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, तो कूलिंग टेक्स प्लेस। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हीटिंग टेक्स प्लेस। ओके, तो बच्चों ये बात याद रखना, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वहां पे कूलिंग होता है, कूल होता है वो, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या होगा बच्चों, हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट बात यह है
कि आपने पढ़ा है कि अगर एक सिस्टम है, एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप रिवर्सिबली करा रहे वर्क और इरिवर्सिबली करा रहे वर्क, तो दोनों में वर्क में डिफरेंस आ जाता है। तो और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, कब, जब आपको मैं पढ़ा रहा था बच्चों अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, वहां बताए थे कि जब एक्सपांशन होता है, जब एक्सपांशन होता है तो इन केस ऑफ एक्सपांशन, इन केस ऑफ एक्सपांशन क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ एक्सपांशन होता है कि भैया एक्सपांशन होगा, तो इन केस ऑफ एक्सपांशन रिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है, ज्यादा, कंपेरेबल टू इरिवर्सिबल, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है बच्चों, ज्यादा, है ना, इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा, कंपेरेबल टू क्या बच्चों आपका, रिवर्सिबल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा रिवर्सिबल में, और कंप्रेशन का वर्क डन ज्यादा इरिवर्सिबल में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, तो अगर इन दोनों में ज्यादा वर्क अगर रिवर्सिबल कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है, रिवर्सिबल। तो ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज किसका होगा, रिवर्सिबल का। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा डिक्रीज होगा तो मतलब फाइनली ज्यादा कूलिंग किसका होगा, रिवर्सिबल का, ठीक है बच्चों। और आप यहां पर आ जाओ, कॉम्प्रेशन में एक इरिवर्सिबल वर्क है, दूसरा रिवर्सिबल, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है, इरिवर्सिबल वाला। तो एनर्जी कंटेंट ज्यादा किसका बढ़ेगा, इरिवर्सिबल का। तो ज्यादा फाइनल टेम्परेचर किसका होगा, इरिवर्सिबल का। एंड उस केस में बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि हीटिंग ज्यादा किसका होगा, इरिवर्सिबल का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे जाकर फिर से मैं रिपीट करूंगा, अभी मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा इंस्टॉल कर दिया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक सिस्टम कहीं पे है इनिशियली, और अगर आप उसमें वर्क डन करा रहे हो रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, तो दोनों के केस में फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। फाइनल टेम्परेचर बच्चों दोनों का सेम नहीं होगा, रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा, इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा। क्योंकि इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जो टेम्परेचर है ये डिपेंड कर रहा है बच्चों किसके ऊपर, वर्क डन के ऊपर। क्योंकि वर्क डन ही एक रास्ता है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और एनर्जी जब चेंज होता है तभी टेम्परेचर का चेंज होगा बच्चों। इसीलिए आप याद रखना कि वर्क डन में रिवर्सिबल का वर्क डन और इरिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उस केस में फाइनल टेम्परेचर भी अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ बातें बताता हूं, ठीक है। कि यहां पर मैंने आपको कल पढ़ाया था बच्चों कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0, ठीक है, हीट का वैल्यू 0 हो गया। डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, NCV डेल्टा टी, ठीक है, ये हर केस हर बात वैलिड है। और डेल्टा एच का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी, ये भी हर जगह वैलिड है बच्चों। और आप देखो डेल्टा यू is equal to Q plus W. This is first law of thermodynamic, and first law of thermodynamic applicable for all process and all type of condition, either reversible और irreversible, ठीक है बच्चों। तो Q का वैल्यू तो 0 है, तो यहां से डेल्टा इज U इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आपका W आ गया। तो यहां पे एक बात याद रखना कि अगर आप सिस्टम को रिवर्सिबली करा रहे हो या इरिवर्सिबली करा रहे हो, दोनों के केस में बच्चों हमारे पास वर्क डन का सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। लेकिन वर्क डन का वैल्यू सेम नहीं आएगा, फॉर्मूला सेम होने से वैल्यू सेम नहीं हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। समझ गए बच्चों, क्लियर है। अब देखिए मैं जरा आगे बढ़ता हूं, इसके आगे, अब इसके आगे क्या है ये चीज आप जरा देखो। इसके आगे कंडीशन ये है कि यहाँ पे आ गया बच्चों बाय फ्लॉट, बाय फ्लॉट दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि डेल्टा यू इज इक्वल टू W, और डेल्टा यू का फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि W और डेल्टा यू दोनों बराबर, और इज इक्वल टू NR बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि CB का वैल्यू क्या होता है बच्चों, R बाय गामा माइनस 1। तो हमने ये यहां पे लिख दिया R बाय
गामा माइनस 1, ओके, और साथ में T2 माइनस T1। तो ये देखिए कंडीशन ये है कि जब ये सिस्टम अभी इनिशियल स्टेट पे था, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे था, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और जब ये जा रहा है फाइनल स्टेट पे, तो यहाँ पे P2, V2 और क्या है बच्चों आपका T2। तो देखिए अब अगर ये स्टेट 1 है सिस्टम का और ये स्टेट 2 है सिस्टम का, अगर हमें स्टेट 2 का टेम्परेचर पता हो, T2 का वैल्यू, T1 मान लो हमें गिवन है, तो अगर दोनों टेम्परेचर पता है, आर तो पता ही होता है, गामा पता होता है, गैस पर डिपेंड करेगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको गैस का दिया रहेगा, तो एन का वैल्यू पता है, आर पता है, गामा पता है ना। हमें क्या चाहिए बच्चों, T2 चाहिए। तो अगर ये टेम्परेचर दिया रहेगा T2, तो T2 माइनस T1 हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा और वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन बोथ केसेस, आइदर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस इन केस ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, एडियाबेटिक का कंडीशन है रिवर्सिबली वर्क डन निकालो, इरिवर्सिबली वर्क डन निकालो, इसी फॉर्मूले को आप याद रखना, वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर बोथ, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों, एन आर बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, या फिर डायरेक्ट एनसीबी T2 माइनस T1। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया कि सर अगर फॉर्मूला दोनों का सेम है तो वर्क डन दोनों का सेम क्यों नहीं आ रहा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपांशन का, ठीक है, एक्सपांशन का, एक्सपांशन केस में वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और वर्क कौन करता है, सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेस, किसका, सिस्टम का, क्योंकि काम करने के बाद एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होने पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अगर कोई सिस्टम यहां T1 पे है तो वॉल्यूम यहाँ V1, अब वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो V2 हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ T1 से T2 पे आ रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबली आ रहा है, तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब T1 से छोटा होगा T2, और इधर से इरिवर्सिबली अगर हम लेके जाएंगे, इरिवर्सिबली, तब ये T2 डैश, तो ये भी आपका T2 डैश भी T1 से छोटा। लेकिन बात यह है कि इन केस ऑफ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, आपको पता है ना कि इरिवर्सिबल का वर्क डन एक्सपांशन में कम होता है, रिवर्सिबल का ज्यादा होता है इन जनरल। तो उसी के वजह से बच्चों, अगर ये रिवर्सिबल वाला ज्यादा वर्क किया तो इसका ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ, और ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो ज्यादा टेम्परेचर इसका डाउन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये टेम्परेचर, ये T2 और ये T2 डैश दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो रिवर्सिबल में फॉर्मूला तो यही लगेगा, इरिवर्सिबल में फॉर्मूला तो यही लगेगा, बट दोनों के केस का अगर इनिशियल स्टेट सेम है, ठीक है, तो फाइनल स्टेट कभी भी यहां पे सेम नहीं होता, फाइनल स्टेट डिफरेंट होगा। फाइनल स्टेट डिफरेंट का मतलब P, V और T फाइनल का वैल्यू अलग होगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसा कि हमने आपको आइसोथर्मल पढ़ाया था, तो आइसोथर्मल में हमने क्या बताया था कि रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ, फाइनल स्टेट बिकम्स सेम, है ना। फाइनली जैसे यहां से चल रहा है और यहां पे जा रहा है ये पॉइंट, तो रिवर्सिबली जाएगा तब भी यहीं पहुंचेगा, इरिवर्सिबली जाएगा तब भी यहीं पे पहुंचेगा। लेकिन अगर हम बात करें एडियाबेटिक में, तो एडियाबेटिक में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबली जाने पर फाइनल स्टेट दोनों का सेम नहीं होगा, फाइनल स्टेट डिफरेंट होगा, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर दोनों का बच्चों क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। यस यस, टेम्परेचर आपको अलग से क्लियरली देगा, और अगर नहीं देगा तो हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है बच्चों को, लेकिन तुमको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो कि इंटरनेशनल स्टार से, ठीक है, तो तुम्हें एक एक बात बताया जाएगा यहाँ पे, बाद में उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हर एक चीज का रीजन बस लिखते जाओ, और मैं तो लिख के नोट्स भेज ही रहा हूं, और उसको प्रिपेयर करते जाइए, इसीलिए तो मैं आपको अलग से अपना नोट्स दे रहा हूं, अदरवाइज बोल सकता था मॉड्यूल से पढ़ लो, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एक एक चीज लिख के दूंगा, उसको बार बार पढ़ना, पूरी क्लास याद आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों ये वर्क डन का फॉर्मूला है,
तो एक एक चीज डिस्कस करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन बाद में होता है। जो जो मैंने बोला वो आप सोचते बाद में, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेन बात यह है कि ये T1 का वैल्यू तो हमको पता रहेगा, लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट क्या, T2 का वैल्यू। T2 का वैल्यू अगर पता चल गया तो हमारा वक्डन आ जाएगा। अब भाई साहब ये T2 कैसे निकालेंगे, है ना, T2 निकालने का तरीका एग्जैक्ट क्या होगा, वो तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से जरा सुनना। और वैसे तो ये जो तरीका है ना, इसका स्टेट ऑफ मैटर पे भी यूज होता है। इसके अलावा बच्चों खास करके नीट में बोल रहा हूं, नीट वालों में ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ गया है। ठीक है, एक दो बार नहीं बहुत बार। और जेई मेंस में, एडवांस में तो नहीं पूछता, एडवांस में तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई मेंस में अभी जो आप टेम्परेचर निकालने के तरीके पढ़ने जा रहे हो वो आ चुका है एग्जाम में। और ये मेरे कहने पे मत जाइए, प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करेंगे, मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप देखना इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों आ चुका है। ठीक है, समझ गए। तो कंडीशन ये है बच्चों कि जो T2 है वो एक फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, एंड अगर अननोन है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली कुछ भी मेथड लगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल टेम्परेचर को, ये मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, कुल मिला के सारा बात ये हो गया अबाउट व्हाट बच्चों, अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर्मूला बार बार यही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला बार बार यही लगेगा NR बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। इसके अलावा यहां पे कुछ भी लगने वाला नहीं है। लेकिन ये T2 क्या होगा भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हेडिंग में कैसा है कि कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताता हूं। सबसे पहले अब आपको मैं बताने जा रहा हूं फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अभी याद रखना कि यहां पे मैं लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जो भी चीजें आप ये पढ़ोगे वो ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट वैलिड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस बात का बच्चों आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा कंडीशन देखिए कि यहां पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं। यहां लिखने जा रहा हूं बच्चों कि यहां पे हम लिखेंगे कि du इज इक्वल टू क्या बच्चों, dw। ओके, du इज इक्वल टू dw। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों du इज इक्वल टू dw का, तो du का फॉर्मूला ncb dt और dw फॉर्मूला माइनस ऑफ pdv। ओके बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद देखो cb का फॉर्मूला n cb का r बाय गामा माइनस 1 इंटू व्हाट बच्चों, dt और इज इक्वल टू, यहां से अगर आप लिखते हैं pv इज इक्वल टू nrt, तो p इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, nrt बाय v। क्योंकि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका जो प्रेशर होगा वो वेरिएबल होगा, हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर वेरी करेगा। और इसका ग्राफ जो होता है कर्वेचर नेचर का आता है P वर्सेस V का। ठीक है, तो ये P इक्वल टू nRT बाय V आ गया। तो यहाँ P के पोजीशन में हम क्या पुट कर देंगे, nRT बाय V इंटू क्या बच्चों, dV। अब देखो ये जो n है इस n के साथ कट जाएगा, r है r के साथ कट जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है एक वेरिएबल टेम्परेचर है, दूसरा वेरिएबल वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम का इंटीग्रेशन डीवी के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है, बट टेम्परेचर का नहीं हो सकता, इसलिए हम इस टेम्परेचर को इधर भेज देंगे अबाउट dt। ठीक है, टुवर्ड्स dt। ठीक है, तो अब कंडीशन यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों कि dt बाय टी इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय v। ये फाइनली बच गया। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड अभी हमने क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेट कर दिया। इसको फ्रॉम T1 से लेके T2 तक और इसको फ्रॉम V1 से लेके V2 तक। ऐसा लिमिट कैसे डिसाइड किए कि जब टेम्परेचर T1 है तो उसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, V1, और जब टेम्परेचर T2 है तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, V2 हो गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गया, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो कंडीशन ये बच्चों, इसके बाद की कंडीशन ये है कि भाई अगर मान लो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से हम क्या कर देंगे बच्चों, बाहर निकाल देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 1 बाय गामा माइनस 1 बाहर निकल गया,
क्योंकि गामा किसी गैस के लिए कांस्टेंट होता है, तो गामा माइनस वन कांस्टेंट बाहर निकल गया, और अब यहाँ बचेगा T1 से T2 और dt बाई टी, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर माइनस ऑफ dv बाई भी, v1 से लेकर v2 तक। तो अब देखो बच्चों 1 बाय गामा माइनस वन, और ये जो है dt बाई टी का वैल्यू क्या होगा, ln t, ठीक है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln v, लिमिट t1 से लेकर बच्चों सॉरी v1 से लेकर बच्चों v2 तक, और ये भी t1 से लेकर t2 तक। तो अब जरा कंडीशन यहाँ देखिए, 1 बाय गामा माइनस वन है ना, इज इक्वल टू यहां से ले लेंगे ln t2 और माइनस ऑफ ln t1, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln v2 और माइनस ऑफ क्या बच्चों v1, ये चीज आ गई इधर, ठीक है। अब देखो यहां से हो जाएगा कि 1 बाय गामा माइनस वन इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस b का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ln ऑफ a बाई बी, मतलब T2 बाई वाट बच्चों T1, ठीक है, और इज इक्वल टू ये माइनस को अगर अंदर कर देंगे तो ये माइनस ऑफ ln v2 और प्लस ऑफ ln v1, ऐसे आ गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं ln v1 माइनस ln v2, तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चों। अब देखो ये जो है ऐसा अपने आपको मैंने बताया था कि ln m का पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, n ln m, तो ये जो है ln के इनसाइड जाएगा और पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ln t2 बाई t1 टू दी पावर 1 बाय गामा माइनस वन, ओके बच्चों, और यहां से आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ v1 बाय v2, तो ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया हमारे पास आ गया बच्चों। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास ln है, दोनों साइड हमारे पास ln है, दोनों साइड के ln को बच्चों हम क्या कर देंगे, यहां से ln को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्लियर, ln जब हट जाएगा तो यहां बच जाएगा T2 बाई T1 टू दी पावर 1 बाय गामा माइनस वन एंड इज इक्वल टू यहाँ पे V1 बाय V2 टू दी पावर 1, ठीक है। तो अब हम यहां से इसको हटाने का काम करेंगे। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों डेरिवेशन? आपको अभी लिखना नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि मैं सेंड कर दूंगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो कि क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। गिव मी, सारे बच्चे आंसर दो भाई, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो बेटा, सब लोग रिप्लाई करो। तो यहां तक क्या है कि मैंने आपको एक एक बात बता दिया, एक कहानी बता दिया, ठीक है। तो अब देखो आगे अगर हम आगे बढ़ जाएं तो कुल मिला के ऐसा आ गया बच्चों, इस तरीके से आ गया, ये आ गया कि ln t2 बाई t1 टू दी पावर 1 बाय गामा माइनस वन और इज इक्वल टू ln v1 बाय v2 टू दी पावर 1। अब देखो ये जो ln है ना दोनों साइड से हट जाएगा, तो आ गया t2 बाई t1 है ना टू दी पावर 1 बाय गामा माइनस वन, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 बाय v2, ऐसा। अब बच्चों आप पढ़े होंगे x टू दी पावर y इक्वल टू z, x इक्वल टू क्या होता है, z टू दी पावर 1 बाय y, ऐसे हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे करते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आपका y का पावर 1 बाई टू, तो वही चीज अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या कि T2 बाई T1 टू इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस क्या बच्चों 1। तो ये फॉर्मूला यहां से हमारे पास डिराइव हो गया। तो इसको अब कैसे लिखेंगे कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाई V2 टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है, ये इसको लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। कहीं कहीं ऐसा केस आएगा ना जहां इसके बगैर प्रॉब्लम आपका सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके पास फाइनल टेम्परेचर नहीं रहेगा तब तक आप वर्क डन नहीं निकाल सकते एडियाबेटिक प्रोसेस में। और फाइनल टेम्परेचर के लिए इस फॉर्मूले के शरण में आपको जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ए फॉर्मूले हमें फाइनल टेम्परेचर दे, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, तब ये फॉर्मूला फिर आपको फाइनल टेम्परेचर देगा। इसलिए बहुत प्यार से इसको लिख लीजिएगा, गुस्सा मत दिलवाइएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू आ गया V1 का पावर गामा माइनस वन बाय V2 का पावर बच्चों गामा माइनस वन। तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T2 के सामने चला गया V2 टू दी पावर क्या बच्चों गामा माइनस वन और इज इक्वल टू T1
V1 टू दी पावर क्या चला गया, गामा माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों फॉर्मूला। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट था, तब हम लिखते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैसे यहां पे बच्चों टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम का पावर गामा माइनस वन का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। और यहां पर हम क्या लिखते हैं बच्चों, T1 V1 टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। सो यहां पे T1 दिया, T2 दिया, V1 दिया हुआ है, ठीक है, तो V2 निकल जाएगा। अगर V2 V1 और T1 दिया है तो T2 निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, गामा को देख के डरना मत कि सर ये गामा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे आपको ऐसा डाटा देगा ना कि ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी प्रॉब्लम का। यस यस। अब जरा देखो, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 1 है, जहां पे हम लोग टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन याद रखते हैं। जैसे सीधा सीधा याद रखिएगा कि टी और भी का पावर गामा माइनस वन, ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर क्या आपका 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और लेकिन याद रखना, ओनली वैलिड इन केस ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट वैलिड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने प्रेशर को वेरिएबल लेकर सॉल्व करा है। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर अगर वेरिएबल होगा तो सीधी बात है वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर दे दो अगर आपको मजा आ गया तो, क्योंकि मैंने देखो पूरा डेरिवेशन बता दिया, डायरेक्ट रटने नहीं बोला, क्योंकि अगर डायरेक्ट रटने बोलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आया कहां लगाना है। अभी जो हम कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं कि ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ रिवर्सिबल, ये मैं नहीं बोल पाता अगर बोलते बाबू टीबी का पावर गामा माइनस वन अप्लाई करके टेम्परेचर निकाल लेना, हम नहीं बोल पाते, क्योंकि अभी आपने देखा, आपके सामने हमने बताया कि डिराइव करके लाया रिवर्सिबल प्रोसेस से, इसीलिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर इसको निकालने के लिए यूज करेंगे। अब दूसरा बात देखो बच्चों, अगर आप लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी टू दी पीवी बाय क्या बच्चों, एनआर। तो अगर टी का वैल्यू इसके टर्म्स में पुट कर दो कि टी भी का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो देखिए यहां पुट कर दिए पी भी बाय एन आर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, और यहाँ भी का पावर क्या बच्चों, गामा माइनस वन। पहले से देखिए, फिर से थोड़ा फ्रेश लिख देते, क्लियरली विजिबल है ना बच्चों? यहाँ लिख देंगे देखो टेम्परेचर का वैल्यू पी भी बाय एन आर इंटू भी का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो अभी देखो, ये भी का पावर वन है और ये भी का पावर गामा माइनस वन है, तो बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐसा ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी भी का पावर गामा माइनस वन और प्लस वन और डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो बच्चों, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, गामा, और ये जो एन आर है ये इधर जरा चला जाएगा, मल्टीप्लाई होने, क्योंकि के कांस्टेंट है, उसमें आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी कांस्टेंट, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी भी का पावर गामा इज इक्वल टू के डैश। तो एक नया सा कांस्टेंट आ गया बच्चों। तो ये रिलेशन यहाँ पे है कि पी भी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और याद करो मेरे प्यारे बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस जब पहली बार मैंने आपके लिए लिखा था तो मैं वो इस इक्वेशन लिखा था कि पी भी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमने कहा था कि बाद में आपको प्रूफ करके बताऊंगा, और वो समय अभी आया, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन है कि पी भी का पावर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। तो इसमें कैसे लगाएंगे बच्चों, ऐसा P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। तो यहां से ये हो गया। अब बोलोगे सर इस फॉर्मूले का क्या यूज है, तो बच्चों यूज पड़ेगा, प्रॉब्लम कहीं भी मिलेगा। देखो ऐसे तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस है जहां इसके बगैर प्रॉब्लम हिलेगा ही नहीं, आपको सॉल्व करना है तो ये लगाना ही पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला इसके सामने लग देंगे, पी भी का पावर क्या बच्चों, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला नंबर 2 आल्सो वैलिड इन केस ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज इस फॉर्मूले को हमने इसी के हेल्प से डिराइव करा है, इसीलिए। अदरवाइज हम कहते हैं कि नहीं कहीं भी आप वैलिड कर दो, तो अभी तो वो काम हम नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। अब हमें जो लाना है रिलेशन वो होगा बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर का।
तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन लाने का मेथड। तो जरा देखो बच्चों, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर का, तो यहाँ फिर से लगाएंगे पीबी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी, तो बी इक्वल टू एनआरटी अपॉन बच्चों पी। ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है टी भी का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी भी के बदले क्या पुट कर दीजिए, एन आर टी बाई पी का पावर क्या बच्चों, गामा -1 इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट। तो याद देखो टी इंटू एन आर का पावर गामा -1 इंटू टी का पावर गामा -1 और डिवाइड बाई पी का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अलग अलग सेपरेट कर दिए। अब देखिए यहाँ टी का पावर में गामा -1 है और यहाँ टी का पावर में 1 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी का पावर गामा और डिवाइड बाई पी का पावर गामा -1। और बच्चों ये जो n है और ये r है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर होगा जो कि इधर k के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये k डैश में कन्वर्ट कर देगा इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, दो तीन कांस्टेंट मिलके एक नया सा कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया। अब देखो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस साइन आ जाता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा फिर कि टी टू द पावर गामा एंड पी का पावर माइनस ऑफ गामा प्लस 1 इज इक्वल टू के डैश। तो यहां से आ गया बच्चों टी का पावर गामा पी का पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या बच्चों, के डैश। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, टी का पावर गामा पी का पावर व्हाट, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बच्चों आपको ये रिजल्ट समझ में आया, साथ ही साथ डेरिवेशन समझ में आया, कैसे आया नहीं आया, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में एक दो बार नहीं बहुत बार आ चुका है प्रॉब्लम में, कि ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देगा कि पी वर्सेस पी और भी का रिलेशन क्या है एडियाबेटिक में, और टी और भी का रिलेशन क्या है, पी और टी का रिलेशन क्या है। तो चूंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये लगता कहां पे है ना, इसीलिए उनको कंफ्यूजन हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको बताया गया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है, रिवर्सिबल पे ही जाके अप्लाई करेंगे। और अगर प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपने मर्जी से आप क्या मान के चलोगे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इस बात का भी बच्चों आप ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो यहां पे मैं अब इसको हटा देता हूं। तो यहां तक मैंने सारी बातें आपको बता दिया, इसके हिसाब से प्रॉब्लम जो है इसको आप सॉल्व कर देना बच्चों विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब जो है नॉर्मली अगर हमें वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वर्क डन रिवर्सिबल, तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, क्या लगा देंगे, इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एन आर बाय गामा -1 इंटू T2 और माइनस ऑफ क्या T1, ये फॉर्मूला लगा देंगे या जैसा रहेगा उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ टेम्परेचर हमको T2 पता होना चाहिए, T1 पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा बच्चों सीधा सा वर्क डन फॉर व्हाट बच्चों, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बात है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आखिरी केसेस इसमें बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम इरिवर्सिबल प्रोसेस का है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस यहां भी तो वही लगेगा कि du इज इक्वल टू क्या लगेगा बच्चों, dw। ओके, तो du इक्वल टू क्या, ncb dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू dv। यहां तक तो अभी वही लगेगा, बट आपको पता होना चाहिए दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज व्हाट बच्चों, कांस्टेंट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इंटीग्रेट बोथ साइड एन आर बाय गामा -1 और इंटू dt, T1 से लेके T2 तक, और इधर बच्चों आपका आ जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, V1 से लेकर बच्चों V2 तक। तो अब सीधी बात देखिए, हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, गामा -1 कांस्टेंट है, तीनों ही बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला गया एन आर बाय गामा -1, और यहाँ देखो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे T2 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, T1। और इधर से देखो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर जाएगा तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल हो गया, और साथ में बच्चों dv का जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा,
भी, तो डीवी का इंटीग्रेशन भी, लिमिट पुट करेंगे v1 से लेकर v2 तक, तो लिमिट जब पुट कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, तो ये आ गया बच्चों। अब देखिए आपको पता है ना कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पे रहता है, और जब पिस्टन वापस स्टॉप होगा उस टाइम पे भी वो इक्विलिब्रियम पर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि P1 V1 इक्वल टू nRT1, है ना। तो V1 इक्वल टू व्हाट बच्चों, nRT1 बाय व्हाट P1, एंड V2 इक्वल टू व्हाट बच्चों, nRT2 बाय P2। ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एंड दिस इज व्हाट सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये चीज लिख सकते हैं बच्चों। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कि V1 इक्वल टू nRT1 बाय P1 एंड V2 इक्वल टू nRT2 बाय P2। ओके बच्चों, अब यहाँ प्यार से लिखेंगे nR